गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत एशिया की भूगर्भिक संरचना इसका विश्लेषण है। लेक्चर सीरीज फर्स्ट के अंतर्गत हम एशिया का विश्लेषण करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से भूगर्भिक संरचना का अध्ययन है। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। हम एक एक बिंदु को और स्पष्ट रूप से समझते चलेंगे। तो एशिया की जो भूगर्भिक संरचना है, इस भूगर्भिक संरचना को ध्यान में रखते हुए इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित संरचनात्मक भूखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम देखते हैं। सबसे पहले इसे हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है उत्तर के प्राचीन भूखंड। अब इस पहले नंबर का जो उत्तर का प्राचीन भूखंड है, इसे भी फिर 4 उपविभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 रूसी प्लेटफॉर्म, नंबर 2 अंगारा लैंड, नंबर 3 सार्डिनियन मैसिव, नंबर 4 चीनी मैसिव। तो ये जो मुख्य 4 भूखंड विभाजित किए थे, उनमें पहले उत्तर के प्राचीन भूखंड का 4 उपविभागों में जो विभाजित किया है वो है। दूसरा मुख्य भूखंड है दक्षिण के प्राचीन भूखंड, जिसे हम नीचे चल के देखते हैं। पहले ये दूसरा मुख्य भूखंड है, मुख्य भाग है, इसे हम दक्षिण के प्राचीन भूखंड के अंतर्गत विश्लेषित करते हैं। इसे भी मुख्य रूप से 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अरब प्रायद्वीप, नंबर 2 भारत का प्रायद्वीप, नंबर 3 चीनी हिंद चीनी प्लेटफॉर्म। तो ये दूसरा नंबर का जो मुख्य भाग है, उसके 3 विभाजित उपविभाग हैं। अगला चौथा मुख्य भाग है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, और अंतिम मुख्य भाग है अवशेष भाग। तो अब एक संक्षिप्त रूप से मैं समग्र तरीक़ा से इसे स्पष्ट कर देता हूँ कि एशिया महाद्वीप की जो भूगर्भिक संरचना है, इस भूगर्भिक संरचना को पहले मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 उत्तर के प्राचीन भूखंड, नंबर 2 दक्षिण के प्राचीन भूखंड, नंबर 3 नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, नंबर 4 अवशेष भाग। अर्थात ऊपर जो 3 भाग हैं, इनके अलावा जो बचे हुए जो भूभाग है, धरातल है, वो अवशेष भाग के अंतर्गत आता है। अब हम एक एक कर इन मुख्य भाग हैं, उनका उपविभागों में जो विभाजित किया है, उसे भी मैं बता रहा हूँ कि जो पहला मुख्य भाग है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, उस मुख्य भाग को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 रूसी प्लेटफॉर्म, नंबर 2 अंगारा लैंड, नंबर 3 सार्डिनियन मैसिव, और नंबर 4 चीनी मैसिव। अब हम इसे जो एशिया का मानचित्र है, उसमें हम विश्लेषित करके देखते हैं। उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों के अंतर्गत हमारे जो 4 भूखंड हैं, वो इस तरीक़ा से हैं। नंबर 1 पर रूसी प्लेटफॉर्म, इसे रूसी चबूतरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये उत्तर के भूखंड का मुख्य प्राचीन भूभाग है, और ये रूस का जो समुद्री क्षेत्र है या समुद्र से लगा हुआ जो क्षेत्र है, उसे रूसी प्लेटफॉर्म या रूसी चबूतरा के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 अंगारा लैंड। ये जो क्षेत्र है, जो रेड गोले में मैंने किया है मानचित्र में, ये अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर के प्राचीन भूखंड का दूसरा उपविभाग है। नंबर 3 सार्डिनियन मैसिव।
ये चीन के अंतर्गत जो तारिम बेसिन है, इस तारिम बेसिन का जो क्षेत्र है, अर्थात जो अल्टाई सियांग जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके मध्य में एक बेसिन बना हुआ है और इस बेसिन को तारिम बेसिन के नाम से जाना जाता है। और उस तारिम बेसिन का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र प्राचीन भूखंडों के रूप में सार्डिनियन मैसिव के अंतर्गत है। नेक्स्ट अंतिम है चीनी मैसिव। ये जो भूभाग है ये चीनी मैसिव के अंतर्गत आता है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा है आज कि 4 हमारे मुख्य जो उत्तर के प्राचीन भूखंड के उप विभाग हैं। पहला नंबर 1, नंबर 1 पर रूसी प्लेटफॉर्म, नंबर 2 पर अंगारा लैंड, नंबर 3 पर सार्डियन मैसिव और नंबर 4 पर चीनी मैसिव। तो इस तरीक़ा से हम उत्तर के प्राचीन भूखंड को भूगर्भिक दृष्टि से या भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर विश्लेषित कर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण के प्राचीन भूखंड। अब दक्षिण के प्राचीन जो भूखंड है उन्हें हमने पहले भी विश्लेषित किया है, पुनः एक बार बता देता हूँ कि दक्षिण के प्राचीन भूखंड सबसे पहले है अरब प्रायद्वीप, नंबर 2 भारत का प्रायद्वीप, नंबर 3 हिंद चीन प्लेटफॉर्म। इसे भी हम मानचित्र से विश्लेषित कर देते हैं। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत ये भाग है, ये पहला भाग है जो दक्षिण के प्राचीन भूखंडों के अंतर्गत, जिसे हम गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भी सम्मिलित करते हैं। तो ये अरब प्रायद्वीप है जिसमें मुख्य रूप से अरब एवं उसके आसपास के जो देश है वो भूगर्भिक दृष्टि से इस संरचना को रखते हैं। तो रेड गोले में जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरब प्रायद्वीप है या अरब का पठार है। नेक्स्ट है भारत का प्रायद्वीप। हमारे भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। फिर है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। हिंद चीन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इधर का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हिंद चीन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाता है। तो ये दक्षिण के प्राचीन भूखंडों के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट है हमारा नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन्हें अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ भी कहते हैं, क्योंकि अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ हमारे जो भूगर्भिक समय है या पृथ्वी का जब भूगर्भिक अध्ययन करते हैं तो भूगर्भिक अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत जो टर्शियरी काल में पर्वत श्रेणियाँ बनी हैं या पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है उन्हें ये नवीन पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्वत श्रेणियाँ हमारे एशिया के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है ये संपूर्ण क्षेत्र आपको नवीन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। इस जिब्राल्टर जल संधि से लेकर के और पूरब की तरफ जैसे ही यात्रा करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया तक द्वीप समूह के रूप में ये भाग है वो आपको दिखाई देगा और ये संपूर्ण भाग नवीन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत ही है। इन पर्वत श्रेणियों को अल्पाइन पर्वतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय के अलावा जितने भी जो हिमालय के पार के हैं, काराकोरम है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अलावा हमारे चीन के जितने भी है ध्यानशान अल्टाइन पर्वत है, इधर हमारे किर्थर पर्वत है, टॉरस पोंटिंग जो पर्वत हैं, जैग्रोस जो पर्वत है वो इसी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारा तीसरा मुख्य भाग होगा जिसे हम नवीन पर्वत श्रेणियाँ के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब अंतिम भाग है हमारा अवशेष प्रदेश, अर्थात इन 3 भागों से जो बचा हुआ जो क्षेत्र है एशिया का वो अवशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अवशेष क्षेत्र के अंतर्गत आप देख रहे हो कि पहले हमने उत्तर के प्राचीन भूखंड है वो पढ़ लिए हैं, दक्षिण के प्राचीन भूखंड है वो पढ़ लिए हैं,
पर्वत श्रेणियाँ हैं, नवीन पर्वत श्रेणियाँ, वो पढ़ लिए। तो अब बाकी जो क्षेत्र है जो डॉट डॉट से आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है, मैं रेड गोले के अंतर्गत इसे करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है वो अवशेष क्षेत्र के अंतर्गत आपको सम्मिलित किया जाएगा। तो रेड गोले के अंतर्गत जो हमारा जो क्षेत्र है वो एशिया का अवशेष भूभाग कहलाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारी एशिया की जो भूगर्भिक संरचना है उसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है, फिर उन्हें उप विभागों में विभाजित करके नहीं विश्लेषित किया गया है। अब हमें विस्तार से थोड़ा सा इनके बारे में और आपको बता देता हूँ। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन शैलों के 4 भूखंड मिलते हैं। इन भूखंडों का निर्माण, जो उत्तरी भूखंड है या उत्तर के प्राचीन भूखंड है, ये प्राचीन भूखंड है, इनका निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व की रवेदार चट्टानों से हुआ है। जो आपको ये जो प्राचीन भूखंड मैंने बताए, जिसमें रूसी चबूतरा, अंगारा लैंड और चीनी मैसिव और सार्डियन मैसिव, इन चारों जो उप विभाग है या उत्तर के प्राचीन भूखंड है, इनका जो निर्माण है वो रवेदार चट्टानों से हुआ है। इन भूखंडों की चट्टानें बहुत ही कठोर है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता आर्गंड के अनुसार प्राचीन काल में ये चारों भूखंड है वो जुड़े हुए थे। और जैसे हम भारत की भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, या विश्व का भूगोल है वो भी पढ़ते हैं, या भौतिक भूगोल है वो पढ़ते हैं, या जो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं विश्व को। पहला तो अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड है उसी का ये भूभाग है माना जाता है, जिसे हम 4 विभागों में विभाजित करते हैं। भूगर्भिक हलचल के कारण यह महाभूखंड भ्रंशित हो गया, जिसे 4 भागों में ये विभाजित हो गया। क्योंकि 4 भागों में विभाजित होने से पहले वेगनर महोदय ने इसे पेंजिया के नाम से संबोधित किया है। और ये पेंजिया के ही जो टुकड़े हुए थे, उन्हीं टुकड़ों से अंगारा लैंड के 4 टुकड़े हुए, जो अभी आपको उप विभाजित करके बताया है। और जो गोंडवाना लैंड है वो दक्षिण का भाग है, और दक्षिण के जो भूखंड है, प्राचीन भूखंड एशिया के अंतर्गत, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से ही माने जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारे उत्तर के जो प्राचीन भूखंड है उनका विस्तार से विश्लेषण हो जाता है। अब हम दक्षिण के प्राचीन भूखंड है उनको भी हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। दक्षिण के प्राचीन भूखंड है उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। अरब प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप और हिंद चीन प्लेटफॉर्म। अरब प्रायद्वीप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी चट्टानें पूर्व कैम्ब्रियन युग की प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं। ये चट्टानें इस प्रायद्वीप के पश्चिम भाग के धरातलीय भागों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। ये जो भाग है इसमें आप स्पष्ट रूप से इन चट्टानों को देख सकते हैं। अरब प्रायद्वीप के जो उत्तर पूर्व की चट्टान है वो जुरेसिक तथा क्रीटेशियस युग की अपसादी चट्टानों की मोटी परतों से मिलती जुलती है। अर्थात यहाँ पर क्रीटेशियस और जुरेसिक युग की चट्टानें आपको दिखाई देंगी। इन अपसादी चट्टानों का विस्तार मेसोपोटामिया जो इराक में है तथा फारस की खाड़ी तक विस्तृत है। जो फारस की खाड़ी है उस क्षेत्र तक इन चट्टानों का विस्तार है, अरब प्रायद्वीप की चट्टानों का। यहाँ पर जो अपसादी चट्टानें पाई जाती है और अपसादी चट्टानों के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप से लेकर के जो आसपास का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में हमारे पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। अब है भारतीय प्रायद्वीप, इसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार में भारत तथा श्रीलंका के अधिकांश भाग सम्मिलित किए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप भी अरब प्रायद्वीप की तरह कठोर चट्टानों तथा रवेदार चट्टानों से निर्मित है और ये भी गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है। जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है। इस भूभाग का जो ढाल है वो
पूरब की तरफ है। और आप देख भी सकते हैं कि हमारी जितनी भी नदियां हैं सारी पूरब की तरफ ही प्रवाहित होती है प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, तो जिससे इसके ढाल का भी हम सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। गोंडवाना क्रम के अवसाद भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें दामोदर घाटी और गोदावरी घाटी में इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इधर यहाँ गोदावरी घाटी है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में है, और महाराष्ट्र के आसपास से ले क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के और बंगाल खाड़ी में गिरती हुई गोदावरी नदी है। तो इनकी जो चट्टान है उनसे भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित रवेदार कायांतरित चट्टानों से निर्मित एक पठारी भाग है। उत्तरी अंगारा लैंड दक्षिण की ओर खिसकने लगा है, जबकि दक्षिण का प्राचीन भूखंड गोंडवाना अपने स्थान पर स्थिर रहा है। ऐसे दोनों भूखंडों के मध्य में तैथिस सागर की तलों में जमा तलछट की परतों पर दबाव पड़ा, जिससे उसमें मोड़ पड़ गए। दबाव का क्रम लाखों वर्षों तक चला, जैसे मोड़ों के उभरे हुए ऊंचे भाग ऊंचे होते गए। जिन भागों में मलबे की परतों का अधिक जमाव था, अधिक दबाव, वहाँ पर उच्च पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। तो ये हमारा जो जिसे हम इंडो चाइना के नाम से भी जानते हैं, इस इंडो चाइना से ऊपर का जो भाग है, कुल मिला के ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये हिंद चीन ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है वो हिंद चीन प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी, ये जो क्षेत्र है आपको विश्लेषित करके भी बताया है, इसे ही हम विस्तार से देख लेते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं वो भूगर्भिक रूप से मेसोजोइक महाकल्प के अंत समय में आरंभ हो गया था, जिसे हम मुख्य रूप से टर्शियरी युग की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत या अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। और इन अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण है वो टर्शियरी युग के अंतर्गत भी जो इसके उप विभाग हैं उनमें इयोसीन, ओलिगोसीन तथा प्लायोसीन काल में संपन्न हुआ। और जैसे हम हिमालय का विश्लेषण करते हैं तब भी हम देखते हैं कि महान हिमालय उसका ओलिगोसीन में हुआ, उसके बाद में लघु हिमालय है, उसके बाद में हमारे जो शिवालिक श्रेणी है उनका उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है। तो ये हमारे भूगर्भिक हलचल के कारण विभिन्न भिन्न युगों में होने के कारण हुआ है। इस भूभाग के अंतर्गत जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, उन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आपको बता दें हम कि हमारे इधर जिब्राल्टर से लेकर के और इधर इस दक्षिण पूर्व एशिया की ओर हमारी श्रृंखलाबद्ध पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। और इन पर्वत श्रेणियों का जो विश्लेषण है पूर्व में हमने आपको विस्तार से बताया है। अब है अंतिम अवशेष भाग। तो एशिया महाद्वीप में भी इन तीनों मुख्य भूखंडों के अलावा जो बाकी जो क्षेत्र है, जो डॉट डॉट बिंदुओं से आपको बताया है, ये क्षेत्र अवशेष भाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत वे सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं जो उत्तर एवं दक्षिण की मोड़दार पर्वत श्रेणियों के बीच हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र है वो पर्वत श्रेणियों के उत्तर में है और उत्तरी जो भूखंड है उनके दक्षिण में, अर्थात इनके बीच का जो क्षेत्र है। इस भाग में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण पुराजीवी कल्प एवं मध्यजीवी कल्प में हुआ है। एशिया का यह भाग कैलिडोनियन तथा हर्शियन युग की रचनाओं का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानों तथा विविध प्रकार की भौमाकृतिक रचनाएं देखने को मिलती है। तिब्बत का पठार कायांतरित चट्टानों का एक ऐसा चबूतरा है जो विश्व के ऊंचे पठारों में गिना जाता है। और जो मध्य का जो भाग आपको रेड दिखाई देता है, इसमें क्या है, जो अपर्दन के कारण कुछ
जो निक्षेप है वो भी जमा होते हैं। और इसके भूगर्भिक क्षेत्र में तो आपको जो कठोर चट्टानें दिखाई देंगी या देखने को ही मिलेंगी। इनके अलावा अंतिम एक भाग और काउंट कर लिया जाता है कहीं कहीं, नवीन अपसादी रचना। तो नवीन अपसादी रचना है जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे एशिया महाद्वीप की जितनी भी नदियाँ जाकर के समुद्र में गिरती है या प्रवाहित होती है, डेल्टा बनाती है, ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, चाहे इधर का हो चाहे इधर का ये क्षेत्र हो, ये नवीन अपसादी संरचना के क्षेत्र माने जाते हैं। नवीन अपसादी संरचना के क्षेत्रों में सिंधु, गंगा, हांगो, यांगटीसी-कांग, सीक्यांग, इरावदी, मीकांग, दजला, फरात, ओब, येनेसी तथा लीना नदियाँ, इनसे जो डेल्टा बनता है, इनका जो मैदान बनता है, वो नवीन अपसादी संरचना के क्षेत्र है। क्योंकि नदियों के साथ में जो नवीन मिट्टी है या कछारी मिट्टी है, अपसादी मिट्टी है, वो जमा होती है, निक्षेप जमा होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे एशिया के जितने भी चारों तरफ के तट है, इधर का जो क्षेत्र है ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इधर का ये दक्षिण एशिया का तटीय क्षेत्र है, और इधर उत्तर एशिया का जो तटीय क्षेत्र है। तो इधर तो ओब, येनेसी और लीना इस तटीय क्षेत्र में अपना मैदानों का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में यांगटीसी-कांग, सीक्यांग, मीकांग, मीनांग ये नदियाँ अपना अपसादी संरचना वाले जो क्षेत्र है या मैदान है उसका निर्माण करती है। इस दक्षिणी क्षेत्र में हमारे भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो निर्माण करती हैं, और यहाँ पर हमारे मेसोपोटामिया का जो भाग है, इराक, मुख्य रूप से इराक में यहाँ पर निर्माण करती है। तो इस तरीक़ा से हमने आज देखा है कि एशिया की जो भूगर्भिक संरचना है वो विविधता युक्त है, और यहाँ पर प्राचीन भूखंड से लेकर के और नवीन जो कछारी मिट्टी है, नवीन अपसादी जो क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पर भूगर्भिक रूप से विविधता पाई जाती है। या भूगर्भिक संरचना है वो भौतिक जो स्वरूप है उसको भी काफ़ी हद तक निर्धारित करता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ने आज जो यह विश्लेषण हमने किया है इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसका पुनः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।